नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस को लेके, और अभी हम तेजस की एक्सपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। कल हम मलेशिया की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें तेजस को भी फ्रंट रनर बताया जा रहा है। और इसके अलावा अभी तक तेजस को अर्जेंटीना को भी ऑफर किया जा रहा है, लेकिन आज मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक अभी तेजस को भारत की तरफ से एक और फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट करने का प्लान बनाया जा रहा है। वैसे आपको पता होगा कि भारत अभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अलावा अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में अपना पैर जमाना चाहता है, और साथ ही मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी भारत अपना पैर जमाना चाहता है और अपनी डिफेंस मार्केट को वहां पे एक्सपेंड करना चाहता है। मिडिल ईस्ट में भारत के लिए इजिप्ट एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, जो कि भारत से अभी अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट को, स्पेशली मिसाइल रिलेटेड इक्विपमेंट को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। और अभी बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से इजिप्ट को तेजस को ऑफर किया जा रहा है। दरअसल इजिप्ट की तरफ से अभी अपनी चाइनीज ऑरिजिन के ट्रेनर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने का फैसला किया गया, और इनको अभी रिप्लेस करने के लिए इजिप्ट की तरफ से करीब 70 के आसपास ने एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान बनाया गया है। इसके अंदर एचएएल की तरफ से तेजस की लिफ्ट वेरिएंट यानी कि लीड इन फाइटर ट्रेनर वेरिएंट को इजिप्ट को ऑफर किया जा रहा है। और इसमें एचएएल की तरफ से इजिप्ट को ये ऑफर दिया गया कि अगर वो तेजस की लिफ्ट वर्जन को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो उनको एचएएल की तरफ से तेजस की टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाएगा और साथ ही इसकी लोकल प्रोडक्शन को वहाँ पे ऑफर किया जाएगा। इसी बीच पिछले साल से इजिप्ट की तरफ से अभी मार्केट में अवेलेबल बाकी अलग अलग ट्रेनर एयरक्राफ्ट को इवेल्यूएट किया जा रहा था, लेकिन अगर यहाँ पर इजिप्ट को एक एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट चाहिए तो वो तेजस की लिफ्ट वर्जन को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि तेजस की लिफ्ट वर्जन को अगर वो खरीदते हैं तो इसको आगे चल के वो किसी भी एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मौजूद वाइड एरिया डिस्प्ले की वजह से वो सुखोई से लेकर रफाल तक के कॉकपिट को और उनकी फंक्शन को यहाँ पे मिमिक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस वजह से इसमें एडवांस लेवल के पायलट को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट अर्जेंटीना की तरफ से। अभी हम बात कर रहे थे कि भारत की तरफ से भी अर्जेंटीना को तेजस को ऑफर किया जा रहा है, जिसमें भारत तेजस में इस्तेमाल हो रहे यूके ओरिजिन पार्ट्स को और सब सिस्टम को लोकल मेड सब सिस्टम से और अदर ओरिजिन सिस्टम से रिप्लेस करके उनको ऑफर करने की बात की जा रही है। लेकिन फिलहाल तेजस की पोजीशन अर्जेंटीना की स्टैंडर्ड में कितना अच्छा या बुरा ये बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली इसके बारे में एक भी बार अर्जेंटीना की तरफ से बताया नहीं गया और कमेंट नहीं किया गया। फिलहाल इसमें जो मेन कंटेंडर रहा है वो JF-17 है, और चाइना यहाँ पर बहुत ही एग्रेसिवली इसे अर्जेंटीना को ऑफर कर रहा है। लेकिन फिर भी इसमें यूके ओरिजिन पार्ट और इजेक्शन सीट मौजूद है, जिनको अर्जेंटीना खरीदना नहीं चाहता है, और इसे भी चाइना अपनी लोकल पार्ट से रिप्लेस करके उनको ऑफर करने का वादा कर रहा है। रिसेंटली पता चला था कि अर्जेंटीना की तरफ से अभी एक टीम चाइना भेजा गया था, जहाँ पर वो JF-17 की ब्लॉक 3 वर्जन को एवेल्यूएट कर रहे थे, और इसको एवेल्यूएट करने के बाद जो अर्जेंटीना टीम थी वो इससे इतना इम्प्रेस नहीं हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि मैं JF-17 की बात कर रहा हूं तो इसे पाकिस्तान का नाम ना बताकर मैं चाइना का नाम बार बार क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जो समझदार है वो अब तक समझ गए होंगे कि अगर कोई देश किसी चीज को खरीदना चाहता है या कोई भी बंदा किसी चीज को खरीदना चाहता है तो वो सीधे उसकी मैन्युफैक्चर के साथ ही कॉन्टेक्ट करेगा। जिसे ब्रह्मोस खरीदने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं, तेजस को खरीदने के लिए भारत के साथ बात करना पड़ता है, और आकाश साम को खरीदने के लिए जो भी कस्टमर है उनको भारत के साथ ही बात करना पड़ता है। लेकिन आज तक जितने भी देशों ने JF-17 को खरीदा है वो पाकिस्तान से कोई बात नहीं करते, और सारा का सारा फॉर्मेलिटी जो होता है और डिलीवरी होता है वो चाइना की तरफ से किया जाता है। और इवन पाकिस्तान को भी जो जेट मिलते हैं उनको भी चाइना की तरफ से बनाकर सप्लाई किया जाता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि किस हद तक पाकिस्तान का इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट। तो अभी की बात करें तो अभी जैसे कि अर्जेंटीना यहाँ पर JF-17 में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो चाइना अभी अर्जेंटीना को बहुत ही लॉन्ग टर्म लोन को ऑफर कर रहा है, और पैसे के बदले यहाँ पर अर्जेंटीना को बीफ में पेमेंट करने का ऑफर दिया जा रहा है। यानी कि पैसे ना देकर अर्जेंटीना उसके बदले चाइना को बीफ को एक्सपोर्ट कर सकता है, और बदले में अर्जेंटीना को चाइना की तरफ से JF-17 की ब्लॉक 3 वर्जन को सप्लाई किया जाएगा। लेकिन फिर भी अर्जेंटीना इसे कन्विंस नहीं हो रहा है, क्योंकि JF-17 की सबसे बड़ी ऑपरेटर म्यांमार की बात करें तो उनकी एयरफोर्स की आधी से ज्यादा फ्लीट जो है वो अभी ग्राउंडेड कंडीशन में, क्योंकि एक तो इनकी क्वालिटी बहुत ही खराब पाई गई है, साथ ही चाइना की तरफ से टाइम पर इनकी स्पेयर पार्ट को सप्लाई नहीं किया जा रहा है, और अभी ये JF-17 की फर्दर ऑर्डर के लिए एक बहुत ही नेगेटिव असर डाल रही है। ऊपर से अर्जेंटीना अभी JF-17 में अपनी लोकल कंपोनेंट का इस्तेमाल करना चाहता है, और आगे चल के इसको लोकली अपग्रेड करना चाहते हैं, जो कि चाइनीज सिस्टम के साथ मैच करेंगे या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर तेजस को भी एक अच्छा मौका मिल सकता है, लेकिन ब्रिटिश ओरिजिन सिस्टम होने की वजह से
तेजस की सिलेक्ट होने के चांसेस यहाँ पे कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर अर्जेंटीना JF-17 से इम्प्रेस नहीं होता है और इससे कोई बेहतर ऑप्शन की तलाश करता है तो आगे चल के वो तेजस को भी इवैल्यूएट करने के बारे में सोच सकते हैं और बदले में भारत की तरफ से तेजस में इस्तेमाल हो रहे यूके ओरिजिन पार्ट को किसी इंडियन ओरिजिन सिस्टम से या रशियन ओरिजिन सिस्टम से रिप्लेस करके अर्जेंटीना को ऑफर किया जा सकता है। अगला अपडेट G20 समिट को लेके। आप सबको शायद ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि भारत की तरफ से अभी G20 समिट की कुछ इवेंट्स को कश्मीर में आयोजित करने का प्लान किया गया और भारत को शायद अभी G20 ग्रुप की प्रेसिडेंसी भी मिलने वाली, जो कि इसी साल दिसंबर में मिल सकता है, जिसमें वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी और वर्ल्ड पावर भी शामिल है। अब जैसे कि इसे भारत अभी कश्मीर में आयोजित करने का प्लान कर रहा है तो अभी पाकिस्तान की तरफ से इस बात का विरोध किया जा रहा है। वैसे पाकिस्तान की बात ऐसे में तो कोई भी सुनने वाला नहीं है, लेकिन चाइना और टर्की जैसे कुछ देश है जो कि इस बात को सुन सकते हैं। तो इस पर पाकिस्तान का ये कहना है कि वो अभी कटोरा लेके हर एक G20 कंट्री के दरवाजे जाके खटखटाने वाले हैं और उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने वाले हैं कि अगर भारत कश्मीर में G20 समिट को आयोजित करता है तो उसको वो लोग बॉयकॉट करें या फिर वहां पे जाने से इनकार कर दें। अब हो सकता है कुछ कंट्री इसमें पाकिस्तान का साथ देंगे, जैसे कि चाइना दे सकता है, टर्की दे सकता है, ऐसे कुछ और देश है जो कि इसमें पाकिस्तान का साथ दे सकते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी कंट्री है वो इसमें पाकिस्तान का साथ नहीं देने वाले। अब अगर एक बार भारत यहाँ पे G20 समिट को कश्मीर में आयोजित करने में कामयाब हो जाता है तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत होगी, क्योंकि आज तक इसे पाकिस्तान की तरफ से हर एक इंटरनेशनल मंच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी बताया जाता है और अपना क्लेम किया जाता है। इसके अलावा पूरे दुनिया भर में पाकिस्तान दिखाना चाहता है कि कश्मीर में भारत ह्यूमन राइट का वायलेशन करता है। तो अगर यहाँ पर ये समिट एक बार आयोजित हो जाता है तो जितने भी देश यहाँ पर आएंगे उनको यहाँ पर हो रही हर एक सच्चाई का पता चल जाएगा, जिससे पाकिस्तान का झूठ जो है सामने आ सकता है। और एक बार भारत ऐसी कोई भी इंटरनेशनल इवेंट को कश्मीर में आयोजित कर ले तो ये भारत के लिए भी जियोपॉलिटिकल लेवल में पूरे कश्मीर को भारत में इंटीग्रेट करने के लिए बहुत ही बढ़िया मौका होने वाला है, जो कि आगे चल के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन को भी भारत में मिलाने के लिए रोड मैप की तरह काम करने वाला है। और इस पर हमारी पोजीशन काफी हद तक मजबूत होने वाली, क्योंकि जो भी देश कश्मीर को भारत का नहीं बल्कि डिस्प्यूटेड रीजन मानते हैं तो एक बार अगर G20 यहाँ पर होने लगा तो उसके बाद उनको भी इसे भारत की टेरिटरी मानना पड़ने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।